नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 13 और 14 नवंबर को ब्राजील में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के साथ उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी ब्राजील जा रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में विशेष रूप से शिरकत करेगा, जहां सभी 5 देशों के बिजनेस प्रतिनिधिमंडल मौजूद होंगे। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। तो आज समझेंगे कि असल में ब्रिक्स 2019 समिट का एजेंडा क्या है और यहाँ पर जो शामिल होने वाले देश हैं उनके नजरिए से भारत का क्या कुछ लक्ष्य है, और पिछली बार ब्रिक्स 2018 के जो लक्ष्य हासिल करने की बात हुई थी उसमें क्या प्रगति या किस दिशा में कितनी रफ्तार के साथ हम आगे बढ़े हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। सुरेश के गोयल साहब हैं, पूर्व राजदूत, सर बहुत बहुत स्वागत है। आलोक बंसल हमारे साथ हैं, निदेशक इंडिया फाउंडेशन से, आपका स्वागत है सर। और जयंत दास गुप्ता हैं, पूर्व राजदूत और डब्ल्यू में आप रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में करना चाहूँगा जयंत सर आपसे। ब्रिक्स बहुत ही अहम मसला रहता है और आर्थिक तौर पर कहा जाए सशक्त संगठन। इस बार की जो थीम दिख रही है और उस नज़रिए से जो एजेंडा मैं कहूँ इकोनॉमिक ग्रोथ इनोवेटिव फ्यूचर के लिए, क्या कुछ दांव पर है या फिर क्या कुछ लक्ष्य और रास्ता दिखता है इस एजेंडे के नज़रिए से? ब्रिक्स में सबसे पहली बात यह है कि 3 प्रकार के कोऑपरेशन की बात आती है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, कल्चरल और साइंटिफिक। और ब्रिक्स के जो बैंक बना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्य लक्ष्य है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और ये आगे चल पड़ी है। $50 बिलियन का सब्सक्रिप्शन भी हुआ है इसमें और लगभग $8 बिलियन के प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन हुए हैं। तो इससे जो वर्ल्ड बैंक या हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है या IMF है, उसके एक पैरेलल एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस खड़े होंगे और उसके लिए जो वर्चस्व था, आधिपत्य था पश्चिमी देशों का, खासकर US का, यूरोप का, उसको एक चुनौती मिली है इससे। और उनका भी जो नज़रिया है ब्रिक्स के प्रति, उसमें बदलाव आया है, क्योंकि इस चुनौती के चलते उन्हें ये महसूस हुआ है कि पहले जैसा था वो अब नहीं रहा और इनकी जो मांगे हैं, इनके जो प्रस्ताव हैं, उनको समग्र रूप से उस पर विचार करना पड़ेगा और जो मांगे वाजिब हैं उन पर सुनवाई भी करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है। दूसरी बात है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट, CRA। इसमें यह है कि कई देशों की जो मुद्राएं हैं वो समय समय पर दबाव में आ जाती हैं, उनका डिवैल्यूएशन होता है और उसके चलते अर्थव्यवस्था पर उनके बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट से इसको हम दूर करने की कोशिश हमारा लक्ष्य है ब्रिक्स में। तो ये अभी तक तो इसका प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में अगर इस तरह की बात आती है तो इसका प्रयोग ज़रूर होगा। आलोक जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर 2 बड़े इकोनॉमिक फैक्टर कहूँ, ट्रेड वॉर एक तरफ और दूसरा ब्रेक्सिट का मसला, इसके बीच में ब्रिक्स की ये समिट किस तरीके से नज़र आती है अगर कंपेयर करने की बात करें, और जो एक वैकल्पिक मैं कहूँ कि मंच प्रदान करने की कोशिश ब्रिक्स के जरिए हो रही थी या एक लक्ष्य हासिल करने की बात हो रही थी, इस बार क्या कुछ वो पर्दे में कितना मजबूती से उभरता दिखेगा? देखिए, ये ब्रिक्स समिट एक ऐसे दौर पे हो रही है जब सारे ब्रिक्स राष्ट्र जो है मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, जो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टाइमीड हो गई है। आप देखिए, इंडिया 5 साल की सबसे कम वृद्धि दर पे है, चीन जो है 92 के बाद से सबसे ज़्यादा कम पे है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सबके बुरे हाल हैं, अगर देखें रूस का भी। दूसरा क्या है कि ये जो समिट हो रही है एक ऐसे मौके पर हो रही है जब भारत ने RCEP को मना किया है जी। तो चाहे जो भी कहें, उसकी शैडो तो इस पर रहेगी ही रहेगी। और भारत का मना करने के पीछे जो प्रमुख कारण था वो चीन को निर्बाध व्यापार का जो एक्सेस देने के ऊपर उनकी जो नज़रिया था, उनको लग रहा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भारत और चीन के बीच में जो तनाव है, व्यापारिक तनाव है, मैं राजनीतिक और सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात नहीं कर रहा, ये जो व्यापारिक तनाव है उसका जो शेडो है वो इस पे रहेगी। और प्रधानमंत्री इस जो ब्रिक्स समिट के लिए जा रहे हैं
दो द्विपक्षीय वार्ताएं करने वाले हैं, जैसा कि सुनने में आया है, एक तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग से और दूसरा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। तो विशेषकर शी जिनपिंग से जो वार्ता होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आरसेप को छोड़ना एक बहुत बड़ा निर्णय था और उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो क्या वैचारिक वो होता है, मतभेद क्या थे और क्या दोनों नेता जो हैं एक दूसरे से जब बातचीत करेंगे तो कुछ चीज़ें उसके बाद कुछ निकल कर आ सकता है। वैसे ही रूस के साथ और जो जो मुद्दे हैं बड़े वो तो बता दिया। जैसे हमने ब्रिक्स बैंक की स्थापना की थी, उसका अभी क्या हो रहा है, $100 बिलियन क्या कहते हैं उसकी कैपिटल होनी थी, क्या है अभी सुना है सिर्फ। उसकी क्या डिस्पर्समेंट पॉलिसी है, क्योंकि ब्रिक्स बैंक को एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में देखा गया था, एक ऑल्टरनेटिव इमर्जिंग मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा हमने ऑल्टरनेट टू वर्ल्ड बैंक या IMF के लिए शुरू किया था। बट मुझे लगता नहीं कि उस तरीके का उसका जो है अभी तक जो डिसबर्समेंट्स हुए हैं भाई, क्योंकि क्या है, बैंक किस लिए है, अगर आप कर्ज देते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो उसके ऊपर है। मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से हुआ। मेरे ख्याल से मुश्किल से 16 या 21 बिलियन डॉलर तक का डिसबर्समेंट है उसका। तो अभी तो हम IMF और वर्ल्ड बैंक के तो हम कुछ भी नहीं है। तो फिर वो सब चीज़ें हैं जो देखनी है, क्योंकि इस ग्रुपिंग को अगर आगे बढ़ना है और वो भी विशेषकर ऐसे समय पे जबकि मंदी का दौर चल रहा है, तो कुछ हमें बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वैसे तो इस बार काउंटर टेररिज्म का मुद्दा भी डिस्कस होगा और अन्य चीज़ें भी होंगी, और अभी भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि शायद हम प्रॉक्सी वॉर के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। तो आगे देखना है क्या क्या हो सकता है। मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। दुर्भाग्य से ये अपना राइट पोटेंशियल जो है वो नहीं ऑक्यूपाई कर पाया है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसका जो पोटेंशियल है वो धीरे धीरे आई थिंक इट विल बी एबल टू अटेन इट्स पोटेंशियल। गोयल सर, दो चीज़ें जो बात, एक तो रास्ता आपने कही बैंक को लेकर किस तरीके से उसको शुरुआत होनी थी, और दूसरी बात जो हो रही है कि आरसेप में भारत के मना करने के बाद ब्रिक्स बैठक, ये दोनों फैक्टर की मैं कहूँ कि कितने क्रूशियल इस बार की इस ब्रिक्स समिट में है, या कोई एक बड़ा तीसरा फैक्टर भी आपकी नज़र में जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा अगले 2 दिन? मैं तीसरे फैक्टर की बात करता हूँ, अगर आप मेरे को इजाज़त दें, क्योंकि आरसेप के बारे में और वो जो बाकी जो मेन इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ ब्रिक्स के बारे में, इससे पहले मेरे से पहले जैन जी और आलोक बंसल जी बोल चुके हैं इसके बारे में। देखिए, मैं आरसेप जाहिर सी बात है कि भारत और चीन अगर एक तरह से देखा जाए उभरती हुई बल्कि बनी हुई जो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं वो इसमें हैं, तो नेचुरली उनके बीच के जो मुद्दे हैं वो तो सम्मेलन में आएंगे ही, पब्लिक फोरम में ना आए तो बातचीत में सामने आएंगे ही, और उसका एक असर पड़ना ही लाजमी सी बात है। ये मैं जो देखता हूँ ब्रिक्स को एक ये ट्रेड पैक्ट नहीं है, कोई ट्रेड फोरम नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक अलायंस नहीं है। ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आलोक जी ने कहा, फोरम है जहाँ पर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वेस्ट के अलावा इकट्ठा होकर के आपस में विचार करती हैं, मंथन करती हैं कि जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है उसके बारे में जो हो रहा है उसका असर क्या पड़ने वाला है और वो उसको किस तरह से डील कर सकते हैं। देखिए, चीन है, रशिया है, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, 4 कॉन्टिनेंट, 5 देश। चाइना और इंडिया ही 2 देश ऐसे हैं जो एशिया से वहाँ पर हैं और होने जरूरी थे, क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यही हैं। इनमें से इन 5 देशों में से हर एक देश अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में वहाँ की व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। चाइना और इंडिया एशिया में जो है एक तरह से कुछ भी पॉलिटिकल डायनामिक्स बोल लीजिए, स्ट्रेटेजिक बोल लीजिए, ये इसके पर फैक्ट है कि वो दोनों यहाँ के केंद्र बिंदु हैं। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील वहाँ पर लैटिन अमेरिका में है, और रशिया ईस्ट इकोनॉमिक फोरम अपने आप को आगे बढ़ रहा है। ये तो जाहिर सी बात है कि 5 के बीच में मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके अलावा 5 का इंटरेस्ट कॉमन भी है कि एक कनेक्टिविटी जो बनती है। हम लोग जो है जब शुरू हुआ था उसके बाद भी चीज़ को भूल गए कि जब ये 5 देश इकट्ठे आए थे, एक फिलोसफिकल आइडिया ये था कि
जो 4 मेजर कॉन्टिनेंट हैं, इन 5 देशों के माध्यम से वो जुड़ेंगी, कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ें कहीं पीछे रह गई हैं अभी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मतभेद भी हैं, वो मतभेद आपस में दूर करने के प्रयत्न बेशक होंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि अगर ये 5 देश मिलकर के एक कॉमन इकोनॉमिक थॉट विश्व के लिए दे पाएँ कि हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है, तो एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। किस लिए कि भारत और चीन और रशिया, ये तीनों ही देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है और तीनों के ही जो एम्बिशंस हैं, वो एक तरह से एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ओके जी। ऐसे में दास साहब, जो बात की आर्थिक मंदी जिस तरीके से उसकी आहट, और ये जो 5 बड़ी इकोनॉमिक कंट्री में कहूँ, और ऐसे में इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेटिव फ्यूचर, तो क्या कहीं दूसरे शब्दों में कि कैसे इससे बाहर या इसके असर को कम करने की कोशिश, वो भी एक बड़ा एजेंडा यहाँ पर दिख सकता है? कुछ नए ऑप्शंस या नए विकल्पों की तरफ जाने की बात हो सकती है? इस संदर्भ में ये कहना महत्वपूर्ण होगा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक अभिन्न अंग है साइंटिफिक कोऑपरेशन। और चीन और ब्राज़ील जैसे बहुत ज़माने से 1974 से ही उनमें काफ़ी तालमेल है और बात आगे वो उन्होंने बढ़ाई है। एनर्जी सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस, पोर्ट्स, हाई स्पीड ट्रेन्स, इन सब में चीन और ब्राज़ील काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं दोनों में। रशिया से चीन का जहाँ तक संबंध है, आने वाले पिछले कई सालों से, जब से ये रशिया को 2014 में जब से सैंक्शंस उस पर इशू हुए, तो उसके बाद से चीन और रशिया और करीब आ गए हैं। और अगर आप देखें कि रशिया के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन का जो हिस्सा है वो अभी बढ़ करके 14% करीब हो गया है। और जो बायलैटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार, वो 108 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो चीन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा कर रहा है रशिया की तुलना। हमारे साथ में लगभग 80 बिलियन डॉलर का ट्रेड है गुड्स में, उसमें हमारा 53 बिलियन डॉलर का करीब घाटा है या एडवर्स ट्रेड है। तो चीन के साथ ये आलोक जी ने बात उठाई है आरसेप के बारे में, तो इसके लिए बायलैटरल चर्चा में ज़रूर ये विषय उठेगा। लेकिन ये पूरे समिट में जो बातें हैं, मुख्य और बातें हैं जो अन्य 3 देशों से भी संबंध रखते हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं पर ज़्यादा चर्चा होगी। तो 3-4 बातें जो अभी इस समिट में चर्चा की जाएगी, जिन पर या जिन पे साइडलाइंस पर चर्चा होगी, डिजिटल ट्रेड के बारे में चर्चा होनी है, ट्रांसनेशनल क्राइम रोकने के बारे में, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के बारे में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के बारे में। तो इन सब पर जो पश्चिम के देश हैं या G7 है, उनकी एक कॉमन एक स्थिति बनती जा रही है या एक पोजीशन बनता जा रहा है। तो इसमें एक ऑल्टरनेटिव पर विचार किया जाएगा, क्या वो सही है, क्या हम सब 5 देश उसको बांध सकते हैं, या हमें कुछ ऑल्टरनेटिव वैकल्पिक रूप से कुछ प्रस्तावित करना चाहिए। तो इन सब, और या हमारे हित में है कि नहीं जो G7 देश जिसका प्रस्ताव रख रहे हैं। और एक और बंसी साहब, मैं जो एजेंडा है उसमें वुमेन बिजनेस अलायंस की बात हो रही, जिसमें कि एग्रीमेंट शायद कहा जा रहा है कि शायद फाइनलाइज हो सके। इसके मायने क्या हैं? और जब हम पुराने वो जो बैंक का, मैं कहूँ कि कॉन्सेप्ट है, उसको जो इम्प्लीमेंट करने की बात थी, उस पर भी ऐसा लगता है कि हम वो शुरुआत नहीं कर पाए हैं जो ब्रिक्स से उम्मीद की जा रही थी। इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी जब इसका गठन हुआ और जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। देखिए, ये वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि समन्वय बनाना आसान होता है, क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं। जैसे एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया तो सोचा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के विकल्प के रूप में इसकी स्थापना होगी, और हो गया, शंघाई में इस्टेब्लिश किया गया, भारतीय एक प्रथम उसके मुखिया बनाए गए, पर आगे जो क्रियान्वयन है वो हो नहीं पाया। और वैसे ही अब मेरे ख्याल से अब ये विमेन और इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो इसमें एग्रीमेंट तो हो ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चिंता या कुछ इसमें कोई अड़ंगा लगने की बात है। जैसा कि किसी ने एक बड़ा बढ़िया एक वो आया कि इसमें जो ब्रिक्स समिट है, इसमें अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति जो है ज़्यादा हावी होगी। विशेषकर भारत और चीन में तो मंदी आ रखी है, लेकिन बाकी अन्य 3 अर्थव्यवस्थाओं की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता हाल है इस वक्त।
तो उनका क्या हाल होगा वो देखना आवश्यक है, क्योंकि ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका तो एक बहुत ही विकट आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक करीब करीब रिसेशन के पास पहुंच रही है, 0.5% ग्रोथ या कुछ ऐसी भी स्थिति आ गई है। तो क्या राजनीतिक मापदंड निकलेंगे, क्या समीकरण निकलेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि हर जो राष्ट्र है, हमारी कई कुछ कॉमन कंसर्न्स हैं। अमेरिका का जो यूनिलैटरलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है, क्योंकि एक ज़माना था जब हम ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर थे, हम चाहते थे वैश्वीकरण हो, पर वैश्वीकरण में के बाद अब हमने भी आरसेप से हाथ खींच लिया है, तो वैश्वीकरण से तो हमने भी एक तरीके से हाथ पीछे हटा। क्या ये इस तरह के आरोप के साथ भारत को भी वहां पर एक अलग तरीके से, मैं कहूँ कि विरोध या फिर कुछ इस तरह की चीजें आएंगी चीन की ओर से? देखिए, आने तो चाहिए। मेरा ये मतलब, अगर आप नॉर्मल देखें तो ये है ही है, ये तो एक ओवरहैंग हो गई, क्योंकि भारत ने आरसेप से हाथ खींचा और हमारा जो कारण था वो सिर्फ चीन था, और एकमात्र और कोई कारण नहीं है कि हम आरसेप जैसे बड़े व्यापार संगठन से अपना हाथ खींच लें। तो चीन के प्रति जो हमारा ये था कि जो एडवर्स ट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन को और ज़्यादा ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट्स का, और चीनी सामान जो है भारत में बड़ी तादाद में आएगा, और भारत उसके प्रति कुछ प्रोटेक्शनिज्म चाहता था, और तो उसके मद्देनज़र हुआ। तो अब जब आप मिलेंगे, और 5 राष्ट्रों में 2 ही सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत और चीन, और 2 ही हैं जो कम से कम 5-6% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही हैं, बाकी तो और भी बुरी हालत में है। तो अगर इन्हीं दोनों अर्थव्यवस्थाओं में टकराव है, और राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि व्यापारिक कारणों से, तो उसका असर इस बैठक पर तो पड़ना ही पड़ना है। गुल साहब, ये बहुत अहम है कि जो आपने कहा कि एक मंच न सिर्फ आर्थिक है बल्कि कई और चीज़ें समेटे हुए हैं, और ऐसे में जो बात बंसल साहब करें बहुत अहम है कि जो दोनों सबसे बड़ी इकनॉमी मानी जाती हैं, उनके हित कहीं टकराते हैं, उनके हित एक दूसरे के लिए रास्ता नहीं खोलते। तो ऐसे में इस मंच में फिर जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे कैसे? देखिए, एक बात तो साफ हो गई है कि एक पूर्व राजनयिक और एक एनालिस्ट के बीच में कितना फ़र्क होता है। जो बात ये साफ साफ बोल सकते हैं, अब हम अभी तक नहीं बोल पाते। तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए कि ब्रिक्स चाहे एक ये आर्थिक संगठन हो या कुछ भी हो, लेकिन इसकी जो डिस्कशंस हैं, जो भी बातचीत हो रही हैं, उस पर राजनीतिक एक फ्रेमवर्क ज़्यादा अहम है ये। और अभी बात की गई थी कि चीन और ब्राज़ील के बीच में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी आगे जो है कोऑपरेशन बढ़ चुका है। हम कितनी कोशिश कर चुके हैं कि चीन के साथ भी हमारा ऐसा कोऑपरेशन आगे बढ़े, नहीं हो पाता है। तो सवाल सामने आता है कि क्यों नहीं हो पाता है ये। वो इसीलिए है कि दोनों में अभी भी टकराव की स्थिति है, और वो टकराव की स्थिति पहले से कोई बेहतर नहीं हुई है। अभी आपने सुना होगा कि इंडिया चाइना जो बिजनेस फोरम होने वाला था वो नहीं हो पा रहा है अब। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो मतभेद है काफ़ी हैं। तो मुझको जहाँ तक मेरा अपना विचार है, ब्रिक्स को कोशिश ये करनी होगी मेरे ख्याल है, जहाँ तक हो सकता है, कि अगर ये एक मंच के तौर पर एक ही विचारधारा सामने आ सके कि जो ये 5 बड़े देश हैं 4 अलग कॉन्टिनेंट से, इनको अपने मतभेदों को कम करना ही है। अगर इनके मतभेद कम नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं असर इनकी जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर भी पड़ेगा। अगर भारत में मंदी आएगी तो चीन की जो मार्केट है वो भी कमज़ोर होगी, तो चीन भारत से अलग होकर के नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमको जो सोचना है कि आजकल के जो एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, मार्केट्स लिंकअप हो गई हैं। दिक्कत ये है कि हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की मार्केट के तौर पर, लेकिन हमारे जो स्वार्थ हैं वो राष्ट्रीय स्वार्थ हैं। तो जो टकराव पैदा होता है राष्ट्रीय स्वार्थ और ग्लोबल मार्केट्स के बीच में, उसका मेरे ख्याल है अभी तक कोई हल मेरे सामने तो आया नहीं है। जी जी जैन सर, ये बहुत क्रिटिकल मैं कहूँ कि और बहुत अहम सवाल है आज के दौर में। ऐसे में इस पूरी समिट में अगर भारतीय स्टेक को समझें, या फिर इस बार भारत के लक्ष्य क्या कुछ यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं जिसके लिए कोशिश होगी, वो क्या रहेगा? देखिए, चूँकि आलोक जी ने आरसेप की बात कही है, आलोक जी से मेरा थोड़ा मतांतर है इस विषय पर जी, और मैं स्पष्ट कर दूं क्यों है। चीन से कई सालों से हम कह रहे हैं कि जो एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे साथ है उनका, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है, इसका बहुत बुरा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
रहा है। तो चीन से हमने जो मांगा था और समय समय पर कहा है कि इसे आप घटाइए और इसके लिए ठोस कदम आप बताइए, हम भी बता रहे हैं, लेकिन वो किसी तरह से वो कारगर नहीं हो सके। तो अंततः ये बात हुई कि हमें रोकना पड़ा कि आरसेप पे हमने कहा कि साहब अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहीं तक। तो ये दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है कि हर देश के लिए अपने राष्ट्रीय स्वार्थ हित की रक्षा करना सर्वोपरि है। बिल्कुल। तो उस लिहाज से हमने जो किया है मेरे विचार से सही किया है। लेकिन क्या ये इसी तरह का टकराव ब्रिक्स में भी कहीं कुछ दिख सकता है? चीन के साथ हित और- देखिए और कई बातें हैं, जैसे वीज़ा वाली बात है और हमारे सीमांत को लेकर के बात है, कई और बातें हैं। तो चीन और सुरक्षा का भी एक प्रसंग उत्पन्न होता रहता है। तो इसलिए ये मतभेद रहेंगे और जब तक कि आपस में ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे और एक लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं होगा, तब तक इसमें सामान्यता नहीं आएगी। ब्राज़ील और रशिया के साथ भी अगर आप याद करेंगे, 20 साल पहले चीन की भी समस्याएं थीं सीमांत को लेकर के ही। लेकिन चूंकि रशिया अब एक तरफ हो गया है और चीन के साथ उसकी सहभागिता में उसे दोनों देशों को लग रहा है कि दोनों को फायदा होगा, इसलिए वो और गहरे होते जा रहे हैं संबंध। तो ये स्थिति आ सकती है हमारे और चीन के बीच में भी भविष्य में, इस समय नहीं। तो इस समय जो हो रहा है इसे दरकिनार करके एक यूनाइटेड फ्रंट ब्रिक्स की ओर से जो हमारे हित के हैं, सामान्य हित में है पांचों देशों के लिए, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कॉमन प्रोग्राम बना सकते हैं, किस तरह का कॉमन स्टैंड ले सकते हैं, उस पर विचार करना पड़ेगा। आलोक जी, क्योंकि भारत मीटिंग में एक बड़ा स्टेक होल्डर, और जैसा कि दोनों पैनलिस्ट और कह रहे हैं कि भाई चीन के साथ जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आड़े आती हैं बड़े मंचों पर हमेशा। तो यहाँ पर जो लक्ष्य ब्रिक्स का एजेंडा दिख रहा है उसमें भारतीय हित कहाँ पर है और कहाँ तक हम जा पाएंगे? देखिए, मैं पहले ये बात करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक सवाल भारत और चीन के संबंधों का है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो 62 के घाव हैं वो कभी भरे नहीं गए और इसके कारण दोनों देशों के बीच में एक अविश्वास का माहौल है। चीन के साथ जो हमारी समस्याएं हैं वो अधिकतर जो है परसेप्शन की प्रॉब्लम है बजाय कई जगह हकीकत की, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है। इस पर अधिकांश चीज़ें टिकी हुई हैं। सुरक्षा का जो माहौल है वो भी है, उसका भी मैंने कहा, सीमाओं का जो है, समस्याएं गहरी हैं, पर चीन और रूस ने अपने संबंध सुधारे। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि मल्टीलैटरल फोरम में चीन को ज़्यादा बाध्य किया जा सकता है बजाय द्विपक्षीय बातचीत के अनुसार। अगर आपको व्यापार घाटा कम करना है तो एक मल्टीलैटरल फोरम में चीन से कंसेशंस लेना मेरे विचार से ज़्यादा आसान है बजाय इसके कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में करा जाए। तो ये एक समस्याएं हैं। पर जैसा कि कहा कि ब्रिक्स जो है कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है, इसमें जैसे काउंटर टेररिज्म पे बात हो रही है और वहाँ अच्छी बात है, हम चीन के ऊपर काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं, प्रॉक्सी वॉर के ऊपर, क्योंकि चीन ने कई मामलों में पिछले कुछ समय में पाकिस्तान का समर्थन किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान से ये आ रहा है और इस वक्त जो है जो हालात है, हम शायद आतंकवाद के मुद्दे पे कुछ अन्य मुद्दों पर जो है एक सहमति बना सके। और जहां एक मल्टीलैटरल फोरम होता है वहां एक राष्ट्र के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबकी बातों से अलग हो। अगर आपको याद हो, पहले जब चीन में समिट हुई थी ब्रिक्स, तब इन्होंने लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ वक्तव्य दिया था और चीन की धरती से दिया गया था। तो ये जो मुद्दे हैं यहाँ पे हम शायद ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकें, पर जैसा मैंने कहा कि इस समिट में विशेषकर ये जो अब होने वाली है, इसमें शायद राजनीतिक मुद्दे आर्थिक मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। एक और जो एजेंडे में प्रायोरिटीज़ की बात में देख रहा था कि एनडीबी और ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के बीच में ज़्यादा समन्वय की बात की जा रही है। क्या खामी दिख रही है और क्या वाकई, क्योंकि इससे पहले मुझे याद पड़ रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच समन्वय की बात हुई थी, एक गाइडलाइंस तय की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो लगता है पटरी पर नहीं आया। देखिए, ऐसा है कि अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक मेरे ख्याल है 2 साल हो गए हैं चीन में जब अनाउंस किया गया था ये। तो उम्मीद यही थी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो कैपिटल है $50 बिलियन, तो जो बाकी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं उनको काम में आएगा। तो जब वहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट में जो वहाँ के कंपनी है, जो वहाँ के कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसका एक अहम रोल होगा। लेकिन अभी तक हालांकि कैपिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन
डिसबर्सल ऑफ लोन्स काफ़ी बहुत खराब कम है। बहुत कम है उसमें से ये। और वो कम नहीं होने की वजह 3-4 बताई जाती हैं कि एग्रीमेंट नहीं होना, कि इसको फंड दिया नहीं जाए या प्रोसेस स्लो है, बहरहाल जो भी है। जब तक ये हमारे जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये काम करना नहीं शुरू करेंगे, मुझे नहीं लगता कि आईबीसी वगैरह या बिजनेस कोऑपरेशन वगैरह में हमको कोई बहुत ज़्यादा मल्टीलेटरल ब्रिक्स के तौर पर। ये बात दूसरी है कि इन्हीं देशों की कंपनियां जब आपस में बात करती हैं बायलैटरल तौर पर तो अच्छा कोऑपरेशन होता है, क्योंकि वहाँ बिजनेस इंटरेस्ट ज़्यादा अहम रकम होते हैं। डायरेक्ट रहते हाँ हैं। जी, लेकिन वरना ब्रिक्स के आईबीसी के तौर पर मुझे लगता है कि अभी उनको परिपक्व होने में समय लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि ब्रिक्स 2019 की जो समिट है उसका एजेंडा क्या है, पिछली जो समिट थी या जो पहले लक्ष्य तय किए गए थे उसकी दिशा क्या रही है और रास्ते में क्या कुछ अड़चनें रही हैं। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।